दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे चतुर्वेद, धूर्त नौकर और मूर्ख राजा। आइए कथा श्रवण करें। रमनपुर नगर में एक राजा राज करता था। उसका नाम जयदेव था, पर वह निसंतान था। उसके मृत्यु के पश्चात उसका वंश समाप्त हो गया। आइए जानते हैं कैसे हुई उसकी मृत्यु। राजा जयदेव का एक चतुर नाम का एक मुंह लगा नौकर था। वह बड़ा ही मक्कार व चुगलखोर था। राजा जयदेव आसानी से उसकी बातों में आ जाया करता था। उसके बेसिर पैर की बातों में आकर राजा जयदेव समय समय पर निर्दोष लोगों को दंडित किया करता था। रात्रि को जब वह जयदेव के पैर दबाया करता तो वह उनसे उन कर्मचारियों की शिकायत करता था जिससे वह नाराज होता था। महाराज श्यामदेव को आपने दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण पद सौंपा हुआ है, जबकि वह उस पद के सर्वथा अयोग्य है। ऐसा? अगले ही दिन श्यामदेव, हम तुम्हें तुम्हारे पद से मुक्त करते हैं। चतुर की इन हरकतों से सभी राज कर्मचारी परेशान रहते थे। इस धूर्त चतुर से कैसे छुटकारा पाया जाए? चतुर है भी तो इतना चालाक कि हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक बार राजा जयदेव दूसरे देश की यात्रा पर निकला। उसका मुंह लगा चतुर भी उसके साथ था। जब जलपोत लंबी यात्रा के पश्चात सागर द्वीप के तट पर लगा तो लंबी थका देने वाली यात्रा से जयदेव का शरीर कालांत हो गया था। शरीर पर फफोले पड़ गए थे। यही हाल चतुर का भी था। चतुर, द्वीप पर जाकर पहले तुम किसी वैद्य को बुलाकर लाओ, ताकि उससे उपचार करवाकर हम शीघ्र ही स्वस्थ हो सकें। जो आज्ञा महाराज। द्वीप पर जाकर चतुर वहां के प्रसिद्ध वैद्य श्याम शास्त्री को जलपोत पर राजा जयदेव के उपचार हेतु बुला लाया। कुछ देर तक राजा जयदेव की नाड़ी का परीक्षण करने के बाद, महाराज, मैं आपको ऐसी औषधि देता हूँ जिसकी एक मात्रा पीने से ही आपका रोग फलक झपकते ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्या? वैद्य श्याम शास्त्री ने अपने झोले से एक औषधि निकाली और उसे ओखली में कूटा। तत्पश्चात उसका तरल पदार्थ बनाकर राजा जयदेव को देते हुए बोला, महाराज, इस औषधि को पी लीजिए। जयदेव ने तुरंत ही औषधि को पी लिया। कुछ पलों बाद ही, ओह, हम तो इतनी जल्दी पूर्व अवस्था में आ गए। सचमुच तुम्हारे हाथों में तो जादू है, वैद्य श्याम शास्त्री। खुश होकर जयदेव ने अपने गले में पड़ी रत्न जड़ित माला निकाली और उसे वैद्य श्याम शास्त्री को देते हुए बोला, वैद्य श्याम शास्त्री, अब आप चतुर का भी उपचार करें। जो आज्ञा महाराज। राजा जयदेव सागर द्वीप के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात, मूंगे इत्यादि खरीदने के उद्देश्य से सागर द्वीप पर आया था। उसने जी भरकर द्वीप पर उनकी खरीदारी की। तत्पश्चात अपने राज्य रवाना होने से पहले, वैद्य श्याम शास्त्री, इस द्वीप के हीरे जवाहरातों के साथ हम तुम्हें भी अपने साथ ही ले जाना चाहते हैं। वह किस लिए महाराज? तुम एक योग्य वैद्य हो श्याम शास्त्री। तुम्हारी कद्र इस छोटे से द्वीप पर कौन करता होगा। तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलो, वहां जाकर हम तुम्हें अपना राजवैद्य नियुक्त कर देंगे। ओह, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। बस फिर क्या था, श्याम शास्त्री भी जलपोत पर सवार हो राजा जयदेव के साथ उसके नगर की ओर चल दिया। रमनपुर पहुंचने पर मैं वैद्य श्याम शास्त्री को अपना राजवैद्य नियुक्त करता हूँ। राजवैद्य बने श्याम शास्त्री ने राजा जयदेव को राज्य का परिवहन सुधारने हेतु एक सलाह दी। महाराज, राज्य में छायादार घने वृक्षों की बहुत कमी है। सारे राज्य में आप ऐसे वृक्ष लगवाइए। ऐसा करने से क्या होगा श्याम शास्त्री जी? महाराज, राज्य में जितनी ज्यादा हरियाली होगी उतना ही ज्यादा राज्य का वायुमंडल साफ और शुद्ध होगा। वायुमंडल साफ व शुद्ध होगा तो राज्य में बीमारियां भी कम पनपेंगी। ओह, तब तो हमें अपने राज्य में वृक्ष अवश्य लगवाने चाहिए। अगले ही दिन से ही राजा जयदेव के आदेश पर राज्य भर में वृक्षारोपण का कार्य आरंभ कर दिया गया। राजवैद्य श्याम शास्त्री वैदिक विद्या में तो पारंगत था ही साथ बुद्धिमान भी बहुत था। वह समय समय पर राजा जयदेव को राज्य के हित की सलाह भी देने लगा। महाराज, प्रजा करों की मार से बुरी तरह आहत है। उन पर लगे कुछ कर हटा लीजिए ताकि प्रजा राहत की कुछ सांस ले सके। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। यह देख चतुर जल भुन जाता। यह राजवैद्य तो महाराज पर अपनी धाक जमाता ही चला जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन महाराज के सम्मुख मेरी पूछताछ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी।
मुझे राह में आए इस कांटे को भी ठिकाने लगाना ही होगा। दूसरी ओर राज्य के कर्मचारी और मंत्रियों ने आपस में यह सलाह की, राजवैद्य श्याम शास्त्री बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और राजा जयदेव भी उनकी बात मानते हैं। अब हम चतुर नाम के कांटे को राह में से हटाने के लिए राजवैद्य श्याम शास्त्री की सलाह क्यों न लें। आप ठीक ही कह रहे हैं मंत्री जी, राजवैद्य श्याम शास्त्री जी अवश्य ही हमें चतुर नाम के बला से छुटकारा दिला सकते हैं। तो क्यों न इसी समय राजवैद्य जी के पास चला जाए। तब वे सब मिलकर राजवैद्य श्याम शास्त्री के पास पहुंचे। आप सब एक साथ, क्या माजरा है? राजवैद्य जी, हम आपसे एक सहायता लेने आए हैं। आशा करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। आप कहिए तो सही मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा? राजवैद्य जी, यह तो आप जानते ही हैं कि महाराज जयदेव चतुर के सिखाने में आकर हम राजकर्मचारियों को दंडित करते रहते हैं, जबकि दंडित राजकर्मचारी निर्दोष होता है। हम धूर्त व चापलूस चतुर से छुटकारा पाना चाहते हैं। राजवैद्य जी, हमें आशा है कि आप हमें चतुर से छुटकारा दिलवा सकते हैं। ओह, तो यह बात है। कुछ देर सोचने के पश्चात, जब से मैं इस राज्य में आया हूँ, मैं भी इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि चतुर की सीख में आकर महाराज गलत निर्णय ले रहे हैं और चतुर का प्रभाव महाराज के ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। राज्य हित के लिए चतुर को महाराज से दूर करना ही होगा, तभी महाराज सही निर्णय ले पाएंगे। आप लोग फिक्र न कीजिए, मैं आज रात ही चतुर को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह क्या उसके परखच्चे भी उस सबक को याद रखेंगे। हम यही तो चाहते हैं राजवैद्य जी। एक रात को चतुर राजा जयदेव से लोगों की लगाई बुझाई व पांव दबाने के कार्य कर उसके कक्ष से बाहर निकला। 4 नकाबपोशों ने पलक झपकते ही उसे दबोच लिया। वे नकाबपोश चतुर को राजवैद्य जी के पास लेकर पहुंचे। राजवैद्य जी, यह कैसा मजाक है? आपने मुझे इस प्रकार नकाबपोशों द्वारा क्यों उठवाया है? यह इसलिए चतुर की तुम्हारी चतुराई के दिन अब समाप्त हुए। आज से तुम हमारे बंदी बनकर हमारे महल के तहखाने में रहोगे। वैसे भी तुम दुनिया व महाराज की नजरों में मर चुके हो। यह आप क्या बक रहे हैं? मैं बक नहीं रहा हूँ, बल्कि सच कह रहा हूँ। महाराज से तुम्हें दूर करने का यही सीधा व सरल उपाय है। श्याम शास्त्री के कहने पर नकाबपोशों ने चतुर को तहखाने में धकेल दिया। श्याम शास्त्री, देखना, मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा। मुझे खेद है कि उसका अवसर तुम्हें अब नहीं मिलेगा चतुर, क्योंकि अब तुम आजीवन इसी तहखाने में कैद रहोगे। यह कहकर श्याम शास्त्री ने तहखाने का मुंह ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन प्रातः, महाराज, गजब हो गया। कल रात चतुर का हैजे की बीमारी से देहांत हो गया। ओह, कल रात तो चतुर भला चंगा था। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, अचानक ही उसे हैजा हुआ और सुबह होते होते वह मर गया। ओह, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। चतुर तो हमारा सच्चा हितैषी था। महाराज, यदि आप चतुर की लाश को देखना चाहते हो तो उसे जलाने से पहले आपके पास लाया जाए। अवश्य, हम अपने उस सच्चे हितैषी के अंतिम दर्शन करना अवश्य चाहेंगे। लेकिन महाराज, आप यह क्यों भूल रहे हैं कि चतुर की मौत छूत की बीमारी से हुई है? इसलिए मेरी राय में आपका चतुर के शव के पास जाना ठीक नहीं होगा। ओह, यह तो तुम ठीक कह रहे हो राजवैद्य जी। चतुर के शव को यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। तब सभी मंत्री राजवैद्य के पास पहुंचे उनका धन्यवाद करने के लिए। फिर एक मंत्री ने कहा, राजवैद्य जी, आपके कारण ही हमें चतुर से छुटकारा मिला है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। बेचारा चतुर वीरान अंधेरे तहखाने में वह किससे लगाई बुझाई करेगा। दिन बीतने लगे, तहखाने का ढक्कन हटाकर प्रतिदिन चतुर का भोजन दे दिया जाता। एक दिन जब सेवक ने ढक्कन हटाकर उसे भोजन देना चाहा, क्या बात है चतुर, क्यों करा रहे हो? तहखाने में मेरा दम सा घुटा जा रहा है। लगता है आज कुछ देर और तहखाने में रहा तो मैं मर जाऊंगा। ओह, ऐसा क्या? मैं राजवैद्य जी को बुलवा कर लाऊं? चतुर, वो तो दरबार गए होंगे इस समय। वहां से वे जब तक यहाँ पहुंचेंगे तब तक तो मेरा दम ही निकल जाएगा। ओह, तब मैं क्या करूं? कर सकते हो तो मुझ पर थोड़ी सी दया कर दो भाई। कैसी दया? मुझे थोड़ी देर के लिए तहखाने से बाहर निकाल दो ताकि मैं ऊपर आकर कुछ देर खुली हवा में सांस ले सकूं। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? राजवैद्य जी को पता चल गया तो उन्हें पता चलेगा कैसे? मैं थोड़ी देर ऊपर की ताजी हवा खाकर तहखाने में पुनः जो वापस लौट आऊंगा। ठीक है, तब मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। अगले ही पल नौकर ने कहा, इस रस्से के सहारे ऊपर चले आओ चतुर।
चतुर फिर सोचने लगा, मेरी चाल काम कर गई। अब मैं ऊपर पहुंचकर बड़ी ही आसानी से यहाँ से भाग सकता हूँ। ऊपर पहुंचने पर ताजी हवा खाकर अब कुछ जान में जान आई। चतुर ने तत्काल ही उस कर्मचारी को तहखाने में धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद चतुर ने तत्काल ही तहखाने का ढक्कन लगा दिया। अब मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। वह महल के कर्मचारियों से नजर बचाता हुआ महल की चार दीवारी के समीप जा पहुंचा। राजवैद्य शास्त्री मुझे तहखाने में ना पाकर अपना सिर धुन लेगा। आशा तो नहीं थी, फिर भी तहखाने की कैद से छुटकारा मिल गया। अगले ही पल वह महल से बाहर था। दरबार की समाप्ति पर जब श्याम शास्त्री अपने महल में पहुंचा तो नित्य की भांति उन्होंने तहखाने का ढक्कन उठाकर उसमें झांका। राजवैद्य जी, मुझे तहखाने से बाहर निकालिए। मंगल, तू चतुर कहाँ है और तू तहखाने में कैसे? वह मुझे तहखाने में धक्का देकर और स्वयं तहखाने से निकलकर रफू चक्कर हो गया। ओह, लेकिन वह तहखाने से बाहर आखिर निकला कैसे? तब ऊपर आकर सेवक ने श्याम शास्त्री को सारा घटनाक्रम बताया। मंगल, तेरी जरा सी मूर्खता के कारण धूर्त चतुर हमारी सारी सतर्कता को धता बताकर कैद से निकल भागा है। यह अच्छा नहीं हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, दोष वास्तव में मेरा ही है। अच्छा देखो, जो हुआ सो हुआ। तुम इसी समय राजमहल में जाकर राजमहल के सभी कर्मचारियों को यह कह दो कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। श्याम शास्त्री ने धीरे धीरे सेवक को कुछ समझाया। तत्पश्चात मंगल, यहाँ से भागकर चतुर सीधा महल में राजा जयदेव के पास जाएगा। चतुर यहाँ से पैदल भागा है। चूंकि वह यहाँ से पैदल भागा है, इसलिए तुम तीव्र गति वाले घोड़े पर सवार हो चतुर से पहले ही महल में पहुंचकर महल के कर्मचारियों को वह सब समझाओ जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया। भक्तों, आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग हम आगे प्रस्तुत करेंगे। आप हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लग रही है। जय श्री राम भक्तों।